को सजेस्ट करेंगे कि बेहतर है आप हमें मेल पर ये क्वेरी भेजेंगे तो सबसे बेहतर होगा। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे हम अपने दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग तो करवाएंगे ही, साथ ही कुछ दर्शकों को ज्ञान भी देंगे ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े पूरे इस फाइनेंशियल प्लानिंग के इकोसिस्टम को समझने के लिए। और उसके लिए आज जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है वो है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। तो सर पहला सवाल यहीं से स्वागत के साथ दोबारा कि ये होता क्या है? जी विपिन, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। जैसा आपने कहा कि टोटल मार्केट इंडेक्स, तो बेसिकली इसमें जितने भी मार्केट के सेगमेंट्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, उन सभी का रिप्रेजेंटेशन जो है इसके अंदर है और इसलिए इसको टोटल मार्केट इंडेक्स कहा जाता है। तो इनफैक्ट ये दो इंडेक्सेस जो हैं, जैसे निफ्टी 500 और निफ्टी माइक्रो कैप 250, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम कंपनीज की बात करें तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जो टॉप 750 कंपनीज हैं वो इस इंडेक्स में शामिल हैं। तो जो पहली 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप है और फिर अगली 150 कंपनी यानी 101 टू 250 जो है वो मिड कैप है और 251 से 500 तक स्मॉल कैप है और 501 से 750 जो है वो माइक्रो कैप्स है। तो चारों के चारों रिप्रेजेंटेशन जो सेगमेंट है इसका यहाँ पे है। और 96% जो मार्केट कैप है, यानी जो कंपनीज एनएससी के ऊपर लिस्टेड है उसका 96% मार्केट कैप ये इंडेक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और इस इंडेक्स को हर 6 महीने के बाद रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, क्योंकि माइक्रो कैप से स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप से मिड कैप में, मिड कैप से लार्ज कैप में कंपनीज मूव करती हैं, तो उसके हिसाब से वो उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। यानी जैसा मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा इंडेक्स जो पूरी की पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट करे तो वो ये इंडेक्स। ओके अब ऐसे में सवाल आता है मन में ये सर कि निफ्टी 50 फॉर एन एग्जांपल, तो वहां पे टॉप निफ्टी कंपनीज है, क्रीम रखी हुई है, उस वो एक है मेरे पास ऑप्शन, और दूसरी तरफ एक ऐसा बकेट है जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं। तो जब इन दोनों को आपस में सामने रखता हूं तो फिर वो कंपैरिजन कैसे होगा? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है विपिन जी। देखिए, मार्केट में जैसा हम जानते हैं 4 सेगमेंट है और जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की टॉप 50 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो ऑब्वियसली जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो ये समझते हुए कि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, एज एन इन्वेस्टर आप डिसाइड करते हैं कि आपका पैसा जो है लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में और माइक्रो कैप में कितना हो। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि लार्ज कैप की हम बात कर रहे हैं तो हम बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं जहां पे सेफ्टी ज्यादा है कह सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उतनी ग्रोथ भी उन कंपनीज की नहीं होती जितनी बाकी 3 सेगमेंट में मिलती है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे निवेशक हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो चाहे आप नए निवेशक हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा ऐसा हो कि जिसमें मुझे बिना कुछ सोचे, मुझे बिना कुछ रीबैलेंसिंग किए हमेशा मेरा जो मार्केट का पूरा मार्केट का रिप्रेजेंटेशन मुझे वहां मिलता रहे, तो फिर आप टोटल मार्केट इंडेक्स जैसे इंडेक्स को आप देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ टॉप कंपनीज चाहिए, मैं ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ, मुझे सेफ्टी पे ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, तो फिर आप निफ्टी 50 को देखें। तब ऐसे में सर सवाल ये आएगा, हालांकि आपने कहा हर तरह के इन्वेस्टर के लिए, लेकिन फिर भी किसके लिए ये इस तरह का फंड किसकी प्रोफाइल को सबसे ज़्यादा सूट करेगा? जो शुरुआत कर रहे हैं उन्हें, या फिर जो कहीं मिडवे आ गए हैं, या फिर जो क्लोज टू देयर रिटायरमेंट साइकिल हैं? किन लोगों के लिए ये आइडियल रहेगा? देखिए विपिन जी, ये इंपॉर्टेंट समझना कि हम इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो इसके बेसिकली ये एक नया इंडेक्स है रिलेटिवली। उसके 3 या 4 ही फंड है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें एक ईटीएफ है, बाकी 4 जो है वो इंडेक्स फंड है। अब किसके लिए वो रिप्रेजेंट करेगा, हमें ये समझना चाहिए कि हालांकि ये पैसिव इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इंडेक्स फंड कोई भी होगा वो पैसिव इन्वेस्टमेंट है, लेकिन चारों सेगमेंट का जैसे मैंने पहले कहा कि रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। तो आप ये समझ के चलिए कि इसमें डिफरेंशिएशन ये है कि अगर आप मान लीजिए टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो या फिर खाली मिड कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, उसके मुकाबले में जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, यानी रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। हालांकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, चाहे वो हम्म, सेक्टर लेवल पे हो चाहे वो इंडेक्स लेवल पे हो, बट कंपोजिशन इटसेल्फ को अगर मैं देखूं तो ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि इसमें ओके। 500 कंपनियां जो है वो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की हैं और 150 कंपनियां जो है वो मिड कैप की हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप नए निवेशक हैं, आप चाहते हैं कि मुझे
इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि मेरे को किस सेगमेंट में कब लगाना है और मुझे उसको रीबैलेंसिंग कैसे करना है। तो आप इंडेक्स, टोटल इंडेक्स को देख सकते हैं, या आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं तो भी आप चाहते हैं कि मुझ में वो एबिलिटी है, वो कैपेसिटी है कि मैं चुन सकता हूँ एक्टिवली मैनेज फंड्स को या स्टॉक्स को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा ऐसा रहे कि इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन वो पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट करता रहे। तो वो एक सीजन इन्वेस्टर के लिए भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखिए, बट सुटेबिलिटी का जहां तक सवाल है तो वो नए निवेशक को भी सूट कर सकती है, ये समझते हुए कि उसको अगर मैं कंपैरिजन निफ्टी 50 या 100 से कर रहा हूं तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी का रिस्क थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ओवर ए लॉन्गर पीरियड जैसा आपने देखा है कि मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का पोटेंशियल ज्यादा है रिटर्न का, और क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो कुछ हद तक रिस्क वहां पे कम होता है। तो किसी भी निवेशक के लिए मुझे लगता है सूटेबिलिटी है, और इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पोर्टफोलियो का कितना प्रपोर्शन आप इसके अंदर डालते हैं। ओके, गॉट योर पॉइंट सर। तो लास्ट एट लास्ट सवाल ये कि अभी जो जिस तरह का मार्केट हम देख रहे हैं कि कभी एकदम से वो बढ़िया चलने लग जाएगा, फिर ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी हैपनिंग हो जाएगी जिसकी वजह से फिर शॉक में आ जाएगा, मतलब एक अनसर्टेनिटी ज़्यादा है पिछले कुछ समय से मार्केट के अंदर। ऐसे में ये जो पर्टिकुलर फंड है ये कैसा बिहेव करेगा और कितनी रिलेवेंस रहेगी इसकी? देखिए, मुझे लगता है कि ये हमें उसे करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा पोर्टफोलियो पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट करे तब मैं इसमें देखूं, और अगर मैं सिस्टमेटिकली इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एसआईपी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा हो और क्योंकि इसमें मिड कैप, स्मॉल और माइक्रो कैप का भी रिप्रेजेंटेशन है, तो ऑब्वियसली लोअर लेवल पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फायदा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको करंट मार्केट सिचुएशन देखनी है, आपको अपना टाइम होराइजन देखना है, क्योंकि ये इसमें टाइम होराइजन थोड़ा सा आपको ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू प्योर लार्ज कैप या प्योर मिड कैप। और अगेन आपकी जो कितना समय है आपके पास और आपकी सुटेबिलिटी कैसी, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए, बजाय इसके कि मार्केट कंडीशन देखें। क्योंकि अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगले 5, 10, 15 साल के लिए करने वाले हैं तो मार्केट सिचुएशन जो है समय समय पे बदलती रहेगी, तो उस पर ज्यादा ध्यान न देके अपनी सुटेबिलिटी और अपनी, जैसा मैंने कहा कि कितना आप पैसा इसमें लगा रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई इस फंड की, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड की। अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पर हेमंत जी ने कि एग्जैक्टली क्या है, किस तरह का कंपोजिशन है, जब आप ये फंड ले रहे हैं तो उसके अंदर किस तरह का एक आपको रिटर्न मिल सकता है, कितनी उसके अंदर रिस्क है या रिवॉर्ड्स है। तो ये सारी चीज़ें, तो एक फंड को निवेश करने से पहले उसे जानना बेहद ज़रूरी है, एंड दिस इज़ समथिंग न्यू। तो बहुत ही अच्छी तरीके से अभी हेमंत जी ने आपको समझा दिया है, और ये हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है। आपको अपनी थोड़ी सी प्रोफाइल चेक करनी होगी एंड फिर उस हिसाब से आप निर्णय लेंगे। लाइक, चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। हमारे पहले कॉलर है मिस्टर कमलेश कुमार, और आप हमें बिहार से कॉल कर रहे हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं पूछना चाहूँगा, बिहार अच्छी बात, लेकिन बिहार में कहाँ से? ये दरभंगा से। दरभंगा से, चलिए, बहुत स्वागत है सर कमलेश जी। बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मैं अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहता हूँ और 20 इयर्स के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कंटिन्यूशिप के थ्रू। ओके, तो देखिए, आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग चीजें हैं। कितने फंड हैं टोटल जिसमें आप निवेश कर रहे हैं इस वक्त? 6 फंड है सर। 6 फंड में, और आप महीने की एसआईपी कितनी कर रहे हैं टोटल? 9,000। ओके, बस अब मुझे इतना और बता दीजिए कि आप क्या लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं? रिटायरमेंट गोल है सर। ओके, तो रिटायरमेंट का कितने समय बाद लेना चाहेंगे? 20 साल, 30 साल? 20 साल बाद। 20 साल में 1 करोड़ रुपए। ठीक है जी, तो ये कमलेश जी का पूरा पोर्टफोलियो हमारे सामने है कि आप 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए जमा कराना चाहते हैं। इस वक्त 9,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। इन टोटल अलग अलग फंड्स हैं, जिनका 6 फंड्स हैं डिफरेंट, जिसमें वो अलग अलग अमाउंट डाल रहे हैं, वो आपके सामने है। और 20 साल में अपने रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए जमा करना चाहते हैं। बाकी वही सवाल कि कैसे फंड्स हैं, क्या सही एलोकेशन है, पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू वो चाहते हैं, और क्या इस रफ्तार से और इस पैसों से वो अपना लक्ष्य पा पाएंगे। हेमंत जी। हाँ जी, देखिए, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इनके पास 20 साल का समय है और एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप ऐसा करते हैं तो आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका एसेट एलोकेशन बहुत अच्छी है। आपकी स्ट्रैटेजी एसआईपी से इन्वेस्ट करने की वो भी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 12% का रिटर्न एनुअलाइज मान के चलूं तो उनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है
उससे करीब करीब 90 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। तो थोड़ी सी शॉर्टफॉल है यहाँ पे, क्योंकि इनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है। तो 1000 से अगर अपनी एसआईपी बढ़ा दें तो ये 1 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। ऑब्वियसली एक और इम्पोर्टेंट चीज इनको ध्यान रखने की ये है कि क्योंकि 20 साल का समय है, हमने जो रिटर्न मान के चले वो 12% की मान के चले, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप 20 साल तक अपना प्रोसेस बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू करते हैं तो आपकी रिटर्न इससे भी बेहतर हो सकती है। तो 1000 से अपनी एसआईपी इनको पहली बार बढ़ाने की जरूरत है। अच्छी बात यह कि इनके पास समय है, तो फिर भी मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके वो कर दें। अगर मैं इनके फंड्स की बात करूं, इन्होंने कहा कि 6 फंड्स हैं इनके पास कैटेगरी वाइज, और जो फंड इन्होंने चुने हैं वो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि किस तरीके से आप डिफरेंट कैटेगरीज के फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड, उस तरह के स्मॉल कैप का आप एक अच्छा सा मिक्स बनाते हैं। आई थिंक पोर्टफोलियो अच्छा है, लेकिन एक ही बदलाव मैं चाहूंगा, इनफैक्ट एक दो बदलाव मैं चाहूंगा यहाँ पे। एक तो ये कि इन्होंने, इनके पास क्योंकि लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है और मल्टी कैप है, तो इनका जो लार्ज कैप का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी अच्छा है। तो मैं चाहूंगा कि एक जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है वो जो 1000 रुपए इन्वेस्ट करें वो मिड कैप में डालें। एचडीएफसी मिड कैप इनके पास है, मिड कैप में थोड़ा सा स्कोप है उसको बढ़ाने का। एक तो वो, एक उनके पास मोमेंटम फंड्स है। मुझे नहीं लगता कि इनके जैसे निवेशक को इस तरह के जो स्मार्ट बीटा फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तो वो पैसा जो है आप जो मल्टी कैप फंड है आपके पास उसमें आप लगा दीजिए। तो आई थिंक ये दो बदलाव, और जैसे मैंने कहा 1000 से अपनी एसआईपी बढ़ाइए, आप डेफिनेटली अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। राइट, तो 20 साल में 1 करोड़ 10,000 की एसआईपी, अभी 9,000 कर रहे हैं कमलेश जी आप, आपको बस हार्डली 1,000 रुपये बढ़ाने, वो आप बहुत आसानी से बढ़ा देंगे और आप अपने लक्ष्य को आसानी से पाएंगे। 20 साल में 1 करोड़ रुपए आपके लिए तैयार रहेंगे। उसके अलावा जो बदलाव अभी हेमंत जी ने आपसे कहा है कि आप जैसे आईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसे आप बंद कर दीजिए। एसबीआई ब्लू चिप कोटक फ्लेक्सी में भी लार्ज एक्सपोजर आपका है ही, यहाँ पे आपको एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में थोड़ा सा इंक्रीज करना है अपना एलोकेशन, और बाकी और चीज़ें। तो कुल मिला के 1,000 रुपये आपको बढ़ा देने, थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो को रिजेक्ट करना है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके लिए, आपके यहाँ से आगे के इन्वेस्टिंग के सफ़र के लिए। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कमलेश जी के बाद अब हमारे अगले कॉलर है मिस्टर संदीप फ्रॉम न्यू दिल्ली। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल होगा। हेलो, हाय विपिन जी, हाय हेमंत सर। सर कुछ 8-9 फंड्स में अभी एसआईपी कंटिन्यू है और कुछ 16,700 का अभी अप्रोक्स मेरा लमसम जा रहा है, लमसम नहीं मतलब एसआईपी में जा रहा है। एंड 15 इयर्स में सर एक तो मतलब आई एम टारगेटिंग की 1.5 CR कैसे पहुंचे। आई कैन इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर, दैट इज वन थिंग। एंड दूसरा सर एक दो चीजें और जाननी थी कि जो मैंने अपनी एसआईपीज है उनको एक ही मंथ में 2-3 डेट्स में स्प्लिट कर रखा है, तो वो एडवांटेज देता है वॉलेटिलिटी का या फिर वो नहीं करना चाहिए मुझे। दूसरा लमसम में मैंने कुछ पैसा अलग एसआईपी फंड्स में डाल रखा है, वो कुछ ग्रो करेगा या उनको निकाल देना चाहिए? बढ़िया, अच्छा सवाल है सर आपका और अच्छे सवाल है उसके फॉलोअप में। तो मंथली एसआईपी 16,700 की, आप एक फंड्स 7 से 8 या 9 फंड्स हैं जिनमें ये अलग अलग जा रही है। 4.5 लाख रुपए का जैसा बता रहे थे एक लमसम इन्वेस्टमेंट अलग से है, और 15 साल में 1.5 करोड़ रुपए ये इस अभी मौजूदा अपने निवेश से पाना चाहते हैं हेमंत सर। तो एक तो ये इनका मोटा मोटा सवाल हो गया जो बड़ा सवाल है, और बाकी जो 2 सवाल इन्होंने पूछे उनको हम आगे लेते हैं। जी, आई थिंक विपिन बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने पूछे हैं, स्पेशली जो एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। बट उससे पहले अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देख लेते हैं, इनके पास 15 साल का समय है, करीब 16,700 की वो एसआईपी कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि समय तो है ही, साथ में कमिटेड है, जैसा उन्होंने कहा कि 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप चाहते हैं कि ओवर ए लॉन्गर पीरियड आप बड़ा कॉर्पस बनाएं और आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा हो, तो आई थिंक ये बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है उनकी। तो जहां तक इनका पोर्टफोलियो का सवाल है, अगर अपनी करंट इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं, 10% से अपनी अगर एसआईपी को बढ़ाते हैं, तो इनका जो टारगेट है वो 1.5 करोड़ का वो पूरा कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि इसको बिना किसी रुकावट के आप कंटिन्यू करते रहिए, और कोशिश कीजिए कि अगर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, अगर थोड़ा सा और पैसा आप डाल सके, 10% की जगह 15% या 20%, तो कहीं ज्यादा कॉर्पस को बना पाएंगे। दूसरा, इनके जो फंड्स हैं, पहले उनकी बात करता हूं। तो कुछ एक काफी अच्छे फंड्स हैं इनके पास, जैसे पराग पानी फ्लेक्सी कैप में 2,500 इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंटिन्यू कीजिए। मोतीलाल ओसवाल में
2000 इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए। एसबीआई कॉन्ट्रा में 3000 है और मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस में 2000 है। ये जो एग्जिस्टिंग फंड है इनको आप कंटिन्यू करते रहिए। बाकी जो आपके इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहाँ पे गोल्ड फंड है, मैन्युफैक्चरिंग फंड है, एक स्मॉल कैप है, तो उनको आप थोड़ा कंसोलिडेट करके, मुझे लगता है एक आप अपने पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप फंड रखिए, निप्पॉन मल्टी कैप, जिसमें आप 3700 इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक अच्छा फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जो बंधन कोर हो सकता है, जिसमें आप 3500 इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने थोड़ा सा कोशिश किया पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करें, उसको एक बेटर क्वालिटी फंड से रिप्लेस करके, ताकि आपको ओवर अ लॉन्गर पीरियड आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल सके। दूसरा, मैं इनके सवाल पे आता हूँ कि 2-3 डिफरेंट डेट्स को वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सही स्ट्रेटेजी है कि नहीं। देखिए, एसआईपी का इन्वेस्टमेंट करने का मेन मकसद ये होता है कि आप छोटी छोटी रकम से बड़ी रकम बनाएं। दूसरी बात, आप नहीं चाहते कि आप बड़ा पैसा जो है एक पर्टिकुलर लेवल पे आप कमिट करें। और तीसरी बात, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो ऑब्वियसली आपके पास लमसम इन्वेस्ट करने को अमूमन नहीं होता है, तो आपको ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। अलग अलग डेट्स करने का फायदा ये होता है कि विद इन मंथ जो वॉलेटिलिटी होती है उसका फायदा आपको होता है, बजाय इसके कि आप पूरा पैसा एक डेट में लगाएं। मान लीजिए शुरुआत में आप इन्वेस्ट करते हैं, ड्यूरिंग द मंथ मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, और जब तक नेक्स्ट एसआईपी का जो टर्न आया तब तक पता चला मार्केट उसी लेवल पे अगर वापस आ गया, तो जो वॉलेटिलिटी हुई महीने की उसका आपको फायदा नहीं। तो मुझे लगता है ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। जहां तक लमसम की बात है, लमसम के लिए अलग से पोर्टफोलियो बनाने की आपको जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आपके फंड्स अच्छे हैं, तो जब भी आपको लमसम इन्वेस्ट करना है आप करते रहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए कि लमसम और एसआईपी कॉम्बिनेशन काफी अच्छे रिटर्न देते हैं, लेकिन वो प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 20 लाख का है, और अगर आप 20 लाख ही लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो 100% हो गए, तब मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लमसम इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो का 10% या 15% आप इन्वेस्ट करें, तो फिर बहुत ज्यादा उसको टाइम करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके पास पैसा हो और क्लैरिटी हो कि लॉन्ग टर्म का पैसा है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन लमसम के लिए अलग से पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका अलग से पोर्टफोलियो है तो मैं चाहूंगा कि वहां से निकल के आप इन फंड्स में आ जाइए। बढ़िया। तो संदीप जी, आपके काफी सारे सवाल थे, विस्तार के साथ हेमंत जी ने सबका जवाब दे दिया है। ऑल द बेस्ट, यहाँ से अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और हम ले लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद सवाल जारी रहेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी और हम कर रहे हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। ब्रेक से पहले कुछ बात हुई, अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। ईमेल ले लेते हैं तुरंत। हेमंत जी हमारे साथ हैं। अमित विठलानी साहब का गुजरात से, उम्र 39 साल, मंथली SIP 25,000, पोर्टफोलियो की वैल्यू ऑलमोस्ट 30 लाख हो चुकी है। टाटा स्मॉल में 2,000 का निवेश सही है क्या, ये पूछना चाह रहे हैं। और मार्केट गिरने पर एक मुश्त निवेश करना सही होगा क्या। लक्ष्य है 10 साल में बेटी की पढ़ाई के लिए 40 लाख चाहिए, 15 साल में बेटे की पढ़ाई के लिए 60 और 20 साल में रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़। बाकी पोर्टफोलियो स्क्रीन पर उनका आ ही रहा है। सर क्या सलाह होगी अमित जी के लिए? जी विपिन, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 अलग अलग लक्ष्य हैं, तो हम तीनों लक्ष्यों की बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे लंबा और बड़ा टारगेट है वो उनकी आई थिंक डॉक्टर की मैरिज और उनकी खुद की रिटायरमेंट के लिए इसके उनको 5 करोड़ की जरूरत है। तो वहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको इन गोल्स के साथ अलाइन करें। तो वहां पे जो इनकी इन्वेस्टमेंट है NPS की, जो अभी तक उन्होंने एक्यूमुलेट किया और जो आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो करंट पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है करीब 30 लाख की, इन दोनों इन्वेस्टमेंट को अगर यहाँ पे इनके साथ अलाइन करते हैं तो करीब करीब 4.5 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। दूसरा जो इनका गोल है डॉक्टर्स की एजुकेशन के लिए, उसमें 8,000 की SIP प्लस जो इन्होंने सुकन्या समृद्धि में पैसा लगाया है वो दोनों से मिलके 40 लाख का कॉर्पस बनेगा। तीसरा, बेटे की एजुकेशन के लिए जो पैसा चाहिए वो 12,000 की SIP और में करीब करीब 80 लाख का पैसा बन जाएगा उनकी टाइम होराइजन पे। अब कुल मिला के जो इनकी SIP है उसमें 5,000 बचता है, यानी कि जो 25,000 की SIP है उनकी, जो 5,000 की जो SIP है वो हम अलाइन करते हैं इनके रिटायरमेंट पे, तो उसमें से करीब 50 लाख का उनका कॉर्पस बनेगा। तो 4.5 करोड़ बना NPS से और करंट वैल्यू से, 50 लाख बना इस 5,000 के SIP से, दोनों को मिला के 5 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। तो तीनों के तीनों गोल जो है उनके डिफाइंड टाइम होराइजन में पूरे होंगे। कुछ एक बदलाव करने की जरूरत है। आई थिंक SBI ब्लू चिप है, उसकी जगह में अगर आप ICICI ब्लू चिप रखें तो वही बेटर ऑप्शन हो सकती है। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड की जगह मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड रखें, और कोटक फ्लेक्सी कैप की जगह में आप कोटक मल्टी कैप में जाएंगे तो मुझे लगता है वो बेटर होगा। ये 3 बदलाव कीजिए, और जैसा मैंने कहा कि तीनों के तीनों गोल जो है वो इनके जो समय है उसके हिसाब से पूरा होगा। ठीक है जी, अब क्विकली क्योंकि समय बहुत कम रह गया हमारे कार्यक्रम में, आपके टॉप 4 फंड्स। जी देखिए, मल्टी कैप कैटेगरी में कोटक मल्टी कैप, और लार्ज एंड मिड में बंधन कोर और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, और एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक फोकस फंड, इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड। मुझे लगता है चाहे आप नए निवेशक हो चाहे आप एक्सपीरियंस निवेशक हो, इन फंड्स की जगह आपके पोर्टफोलियो में हो सकती है, क्योंकि अच्छा पोर्टफोलियो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और ये आपके टॉप 4 फंड्स हमारे दर्शकों ने जरूर नोट कर लिए होंगे। तो दर्शकों से भी अब इजाजत लेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन कल फिर मुलाकात करेंगे और आपकी एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग की कोशिश कल भी जारी रहेगी। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।